हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI इन फाइटर 2.0 सीरीज, द सीरीज फॉर परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हाँ, तो ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक मेन फंडामेंटल कंसेप्ट कल मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स थे जो प्रमोट कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। उन फैक्टर्स को सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? पार्शियल प्रेशर। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस तेजी से डिफ्यूज हो जाएगी, राइट? और फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर सेकेंड फैक्टर, दैट वाज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सा फैक्टर था हमारा सेकेंड वाला? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। एंड दिस थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस ज्यादा होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस कम होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा हो जाएगा, है ना? फिर थर्ड फैक्टर मैंने आपको बताया था सोल्यूबिलिटी। कौन सा देखा था अपन ने थर्ड फैक्टर? सोल्यूबिलिटी। इस सोल्यूबिलिटी में मैंने आपको बताया था CO2 is 20 to 25 times more soluble। ठीक है, CO2 is 20 to 25 times more soluble as compared to that of O2। तो इसलिए CO2 ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है क्योंकि उसका सोल्यूबिलिटी रेशो ज्यादा है। क्लियर? और मैंने आपको कल बताया था रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में। रेस्पिरेटरी सरफेस कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है उसमें? 3 लेयर्स होती हैं। पहली वाली कौन सी याद करो? सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। सेकेंड वाली मैंने आपको बताई थी बेसमेंट सब्सटेंस की बनी हुई लेयर, और थर्ड वाली मैंने आपको बताई थी सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी विच इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। क्या पढ़ा था हमने उसको? एंडोथेलियम। क्लियर है इतना? ठीक है, तो कल इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैस इज बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल कौन सा है? दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो? सिंपल डिफ्यूजन पे। ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी चीज मूव करती है, मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। अगर अपन गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस विल मूव फ्रॉम इट्स मोर प्रेशर टुवर्ड्स दी लेस प्रेशर। ठीक है, गैसेस अपने ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ में, ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ में मूव करेगी। क्लियर हो गया था बच्चों इतना? ठीक है, यस। अब एक्सचेंज ऑफ सरफेस जो है कितनी साइड्स पर होता है वो मैं आपको बता दूं। एक्सचेंज ऑफ सरफेस ऑकर्स एट 2 साइड्स। कितनी साइड्स पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? 2 साइड्स पर होता है। वो साइड्स कौन सी है? जनरली स्पीकिंग दे आर प्राइमरी साइट एंड सेकेंडरी साइट। अब प्राइमरी साइट कौन सी है और सेकेंडरी साइट कौन सी है वो हम देख लें। प्राइमरी साइट है हमारी, दैट इज एल्वियोलाई। प्राइमरी साइट कौन सी है हमारी? एल्वियोलाई। और सेकेंडरी साइट कौन सी है? टिश्यू साइट। कौन सी है सेकेंडरी साइट बच्चों? हमारी टिश्यू साइट। प्राइमरी साइट पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल।
कहाँ होता है प्राइमरी साइट पर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल, और सेकेंडरी साइट पर कहाँ होता है बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कितनी साइट है। एक साइट है प्राइमरी साइट और दूसरी वाली होती है सेकेंडरी साइट। प्राइमरी बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, एंड सेकेंडरी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अब देखते हैं कैसे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैस। सी, यहां पर मैंने बना लिया हमारा एल्वेलाई। ये क्या बनाया मैंने अपना एल्वेलाई। बताओ मुझे एल्वेलाई इज लाइंड बाय विच टाइप ऑफ एपिथेलियम। अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, दिस इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। सिंपल का मतलब एक ही प्रकार के सेल्स हैं, स्क्वैमोस का मतलब सेल चपटे शेप के हैं, और ये सारे सेल्स लेयर में प्रेजेंट है, परत बनाए हुए हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। क्या बना लिया अपन ने यहाँ पर? एल्वेलाई बना ली। ठीक, अब एल्वेलाई में PO2, ये भी कल मैंने आपको बताया था कितना होता है 104 mmHg। कितना होता है PO2? 104 mmHg। और PCO2 ये कम होगा, कितना होगा 40 mmHg। ये कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कल एक टेबल बनाई थी अपन ने, वो मैंने आपको याद भी करवाई थी कि एल्वेलाई में ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होगा? ऑक्सीजन का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होगा? CO2 का। क्लियर है? कल मैंने आपको ये याद करवा दिया था। अब यहाँ अपन बता देते हैं एटमॉस्फेयर की कंडीशन। एटमॉस्फेयर में PO2 याद करो कितना पड़ा था? 159 mmHg। PCO2 कितना बताया था मैंने आपको? 0.3 mmHg। मैंने ये भी बोला था कि 0.3 को 0.03 नहीं करेंगे अपन, क्योंकि 0.03 अगर अपन ने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर है? परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे दो पार्शियल प्रेशर हुए। क्लियर बच्चों इतना? नाउ अब यहां बना लेते हैं हम हमारा हार्ट। देखो, हार्ट में डब्बे वाला बनाऊंगी, है ना? ये बना लिया अपन ने अपना हार्ट। इस हार्ट में दिस इज राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमने बना दिया हमारा हार्ट। क्लियर? अब थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करें कि लंग्स के लेवल तक ब्लड को लेकर आने वाली ब्लड वेसल कौन सी होती है? राइट वेंट्रिकल से चली आती है एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने वाली ब्लड वेसल। ठीक है, और ये वाली ब्लड वेसल कौन सी होती है बताओ मुझे? ये वाली ब्लड वेसल है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी ब्लड वेसल है ये? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है कौन सा ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लेकर आई है? टू द लेवल ऑफ लंग्स। ठीक, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 कितना होगा? ज्यादा होगा, 45 mmHg। इसमें PO2 कितना होगा? कम होगा, 40 mmHg। तो ये इसके बारे में हमने बता दिया कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें PO2 और PCO2 इतना है। क्लियर? अब मेजर करो, यहाँ पर कंपैरिजन देखो, यहाँ पर PCO2 यहाँ 45, यहाँ पर कितना 40, PO2 यहाँ कितना 40 और यहाँ पर कितना 45। तो एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अपने ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ में आ जाएगी और CO2 अपने ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ में एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ अपन शो कर देते हैं एक्सचेंज। ठीक, ये ऑक्सीजन को अपन लेकर आ गए अंदर और CO2 जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी हमारी बाहर। क्लियर है? अब यहाँ भी कंपैरिजन देख लो, 159 से ऑक्सीजन अंदर आया था 104 की तरफ में, मतलब ज्यादा से कम की तरफ में आया है ना, और जो CO2 है वो 40 से कम की तरफ में गया, 0.3 की तरफ में गया, मतलब ज्यादा से अगेन कम की तरफ में मूव हो गया वो। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक, चलिए अब यहाँ मैंने क्या ऐड कर दिया है? ऑक्सीजन। मैंने कह दिया कि एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ गया है? ब्लड वेसल में आ गया। जैसे ही एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आ गया तो ये ब्लड कौन सा बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ब्लड कौन सा बन गया बच्चों अपना? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 PCO2 बता दो मुझे,
इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना 95, वेरी गुड। PCO2 कितना होगा 40 होगा, वेरी गुड, 40 mmHg, क्लियर। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है हमारा। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के लेवल तक लेकर जाने वाली ब्लड वेसल कौन सी होगी? ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन लेकर जा रहे हैं कहां पर? लंग्स के लेवल पर लेकर जा रहे हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया इनटू दी लेफ्ट एट्रिया और इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी वेन। ठीक है, हार्ट से जो ब्लड वेसल एल्वुलाई तक आई दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज मूविंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो जो ब्लड से दूर लेकर जाएगी, सॉरी, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? आर्टरी। और जो ब्लड को हार्ट के पास में लेकर आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? वेन। ठीक है, तो ये ब्लड को पास में लेकर आ रही है, इसको हमने कह दिया वेन। ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? आर्टरी। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो, तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ हार्ट। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगी एक बड़ी ब्लड वेसल। ये हमने अराइज कर दी कौन सी? एक बड़ी ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल का नाम अपन क्या लिख देंगे बच्चों? एओर्टा। क्या लिख देंगे हम इसको? एओर्टा। क्लियर है? तो यहां से अराइज हुई एक बड़ी ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। कहाँ लेकर जाएगी? ये लेकर जा रही है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कहां पर लेकर जा रही है ये? टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमने कह दिया कि यहाँ डिफरेंट बॉडी पार्ट में कोई एक ऑर्गन आ गया है और इस ऑर्गन को हमने बता दिया कि ये ऑर्गन कौन सा आ गया है हमारा? कोई भी ऑर्गन, और किसी भी ऑर्गन का ये क्या आ गया? हमारा टिश्यू आ गया है। क्लियर है? तो हमने बोला कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? सेल्स तक जा रहा है। सेल्स तक यानी कि टिश्यूज तक पहुंच रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा होगा? क्या आवश्यकता है यहाँ पर हमको इसकी? ये जो टिश्यूज है, दीज आर continuously utilizing the oxygen for breakdown of one molecule of glucose, producing CO2, moisture and ATP। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो सेल्स है लगातार ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं। क्यों उपयोग कर रहे हैं ऑक्सीजन को? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाने के लिए। क्या आवश्यकता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाने की? एनर्जी बनाना है हमको। काम वाम करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? तो एनर्जी बनाने के लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन बाय द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और इसीलिए हमको यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताइए कि जिस जगह पर हमें ऑक्सीजन का उपयोग करना है, तो जहां उपयोग हो रहा है ऑक्सीजन का, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली जिस चीज का उपयोग करोगे तो वो चीज कम होगी। तो टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन कितना? 40 mmHg। CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो CO2 का कंटेंट ज्यादा होगा, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 45 mmHg। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, ये बॉडी पार्ट्स तक कौन सा ब्लड आया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना था? 95 mmHg। टिश्यू के लेवल पर कितना है? 40 mmHg। तो एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बता दिया कि जो ऑक्सीजन थी यहाँ से आने वाली जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आ जाएगी कहाँ पर? टिश्यूज के अंदर। और जो CO2 जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो चला जाएगा यहाँ पर से टिश्यूज के बाहर। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? ठीक, अब यहाँ हो गया सेकेंडरी साइट पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब CO2 जो बाहर निकला है कहाँ जाएगा? कौन लेकर जाएगा? CO2 जो बाहर निकला है, अब देखो, हर एक ऑर्गन से अराइज होती है हमारी एक ब्लड वेसल दैट इज वेन। वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये वेन है, ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कैरी दिस ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेकर आ जाएगी? हार्ट के पास तक। और इस वाली वेन को हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक
वेन। कौन सी वेन होगी ये? सिस्टेमिक वेन। वेन है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसमें। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होगा? CO2 का 45 एंड ऑक्सीजन का 40। क्लियर है? समझ आया बच्चों इतना? यहाँ पर हमने बोला एल्वेलाई, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर 104 और 40 होगा, ठीक। तो यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसका है? ऑक्सीजन का। कम किसका है? CO2 का। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सचेंज हो गया, ठीक। फर्स्ट एक्सचेंज जिस साइट पर हुआ, इस साइट को हम क्या नाम दे देंगे? दिस साइट विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी साइट। यहाँ देखो प्राइमरी एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? प्राइमरी एक्सचेंज अभी मैंने आपको बताया था बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल। किसके बीच में हो रहा है ये? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल, ठीक है। और यहाँ हो रहा है हमारा कौन सा? सेकेंडरी एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी साइट। सेकेंडरी साइट में किसमें हो रहा है? बिटवीन दी ब्लड, ब्लड और टिश्यूज के बीच में, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दिस इज द सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? Our exchange of gases is completely dependent upon the principle of diffusion। और डिफ्यूजन हमेशा गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में होगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? यस, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अब मैं आपको ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताती हूँ फ्रॉम दी एनसीईआरटी। कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, उसे भी हम एक बार एनसीईआरटी में से देखेंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी एनसीईआरटी में से बताऊंगी, ठीक है। चलो गेट रेडी, बुक निकाल लो अपनी सब लोग। यस, रेड कलर से है ना? हाँ। ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, सबसे पहली वॉल्यूम कौन सी पढ़ाई थी मैंने आपको? टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था हमने। टाइडल वॉल्यूम याद करो, क्या पढ़ा था हमने? नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय पर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। की फीचर क्या है इसका? नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय पर कितना इंस्पायर किया है और कितना एक्सपायर किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है इसका? 500 ml। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो ये अपन ने कैसे निकाला था? टाइडल वॉल्यूम पर मिनट। कैसे निकाला था अपन ने ये? हमने यहाँ पर बोला था कि जो हमारी ब्रीदिंग रेट है पर मिनट की, ब्रीदिंग रेट को टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से 16 को हमने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया था। आया बच्चों इतना? ठीक। नेक्स्ट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air that a person can inspire through forceful inspiration। फोर्सेबल इंस्पायरेशन के द्वारा हम कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं IRV। ठीक है, कितना ले सकते हो आप? एवरेज 2500 to 3000 ml। क्लियर? फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air a person can expire through forcible expiration। आप बलपूर्वक कितना अपनी बॉडी से एयर को बाहर निकाल सकते हो, उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज दी ERV। ERV का वैल्यू 1000 to 1100 ml। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम। याद करो रेसिड्यू मतलब क्या बताया था मैंने? रेसिड्यू मतलब मैंने आपको बताया था बचा हुआ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर और द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हो उसके बाद में भी आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, बचा हुआ वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक। The average is 1100 to 1200 ml। अब by adding up few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities। अगर हम अलग अलग वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो हमारी पल्मोनरी कैपेसिटीज जो है वो निकल कर आ जाएंगी। अब यहाँ देखते हैं अपन पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, किसका क्लिनिकल डायग्नोसिस? अगर हमको लंग्स का क्लिनिकल डायग्नोसिस करवाना है तो पल्मोनरी कैपेसिटी अगर हमको जाननी है तो हमको रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ध्यान देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। टोटल हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में आप टोटल कितना ले सकते हो? दैट इज टीवी प्लस IRV। ठीक है,
इसका बिल्कुल ऑपोजिट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल आप कितना एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है। इसका वैल्यू क्या निकाला था अपन ने, टीवी प्लस आईआरवी का क्या निकाला था, जल्दी से याद करो, 3000 to 3500 ml, ठीक है। और इसका क्या निकाला था हमने, इसका हमने निकाला था 1500 to 1600 ml, एड ऑन कर दिया था इसको, ठीक है। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain in lungs after normal expiration, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में हमारे लंग्स में कितना बचा रह जाता है, जिसको आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो वो भी बचा हुआ है, और जो आपके लंग्स में हमेशा रहना पसंद करता है वो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसकी हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 2100 to 2300 ml, कितना निकाला था, 2100 to 2300 ml, ठीक है। फिर vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, forced expiration मतलब आपको क्या बताया था मैंने, forced expiration मतलब हो गया ERP। अब maximum volume of air a person can breathe in, तो आप कितना ले सकते हो, टीवी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो एडिशनल में, आईआरवी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। या फिर इसका उल्टा मैंने आपको सिखाया था, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, तो हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट इस टीवी प्लस ईआरवी आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो ये निकल गया हमारा वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। फिर टीएलसी कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, बलपूर्वक इंस्पायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है, तो टोटल हमारे पास में कितनी रहेगी, जो नॉर्मली हम ले सकते हैं वो, जो फोर्सफुली आप ले सकते हो वो, जो फोर्सफुली हम बाहर निकाल सकते थे वो, और जो हमारे लंग्स में हमेशा रहती है, यानी कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। क्लियर है। अब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी दैट इज वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद में हमारे लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो रह सकती है, दैट इज कॉल्ड एज टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। याद हुआ इतना हमको, ठीक है। चलो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लें। यस, यहाँ आ गए अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। देखो, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको अंडरलाइन करना है, एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्राइमरी साइट है, ठीक है। ये ध्यान होना चाहिए आपको एकदम। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मैंने आपको दो साइट सिखाई थी, प्राइमरी साइट एंड सेकेंडरी साइट। तो प्राइमरी साइट कौन सी है, एल्वुलाई, यहाँ पर एक्सचेंज किसके बीच में होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा बिटवीन दी एल्वुलाई एंड ब्लड वेसल, ठीक है। सेकेंडरी साइट कौन सी है, टिश्यूज, तो टिश्यूज पर एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइट पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। मेनली बेस्ड अपॉन द प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of the gas as well as the thickness of the membrane, ये सारी चीजें हमको क्या बता रही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा बताया था, प्रेशर। प्रेशर में कौन सा प्रेशर लगेगा बच्चों, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द एटमॉस्फेयर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है गैस का, तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है प्रेशर स्लैश कंसंट्रेशन, जिस गैस का प्रेशर ज्यादा उस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा। क्लियर है। और दूसरे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो कौन से, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर है, ठीक। आर इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है इतना। ऑल दीज फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिफ्यूजन को फेवर कर रहे हैं,
और एक फैक्टर ऐसा है जो डिफ्यूजन को फेवर नहीं करता है, दैट इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो कम होगा। क्लियर। फिर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, यानी कि एक गैस के द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन and PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in the table. अब ये टेबल भी हमने कल बना लिया था जिसमें अलग अलग गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक, ऑक्सीजन और CO2 एटमॉस्फेयर में 159.3, एल्वेलाई में 104 और 40, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 एंड 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 एंड 40 और टिश्यूज में 40 एंड 45, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज में ये दोनों चीजें जो है वो इक्वल है। क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें यहाँ पर, सी ये डायग्राम, इसी प्रकार का एक डायग्राम अभी मैंने आपको बताया है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस एक्सप्लेन किया है मैंने। देखो ये हो गया हमारा एल्वेलाई जहां पर PO2 इज 104, PCO2 इज 40 mmHg। अगर हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन लिखते हैं तो एटमॉस्फेयर में कितना लिख देंगे अपन, PO2 हम बता देंगे 159 mmHg एंड PCO2 जो है ये अपन बता देंगे 0.3 mmHg। कितना हो जाएगा ये 0.3 mmHg। क्लियर है। तो यहाँ पर ये 159 से चला गया 104 की तरफ में, ये 40 से चला जाएगा 0.3 की तरफ में। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखो ध्यान से, यहां से एक ब्लड वेसल आ रही है, ये क्या है हमारा राइट एट्रिया, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्लियर। राइट वेंट्रिकल से आ रही है एक ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, CO2 के लिए एरो देखो बाहर चला गया, ऑक्सीजन के लिए एरो देखो अंदर आ गया। ठीक है। अब यहां से ये पल्मोनरी वेन जो है वो इस ब्लड को कहाँ लेकर जा रही है, लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है यहाँ पर ये कौन सी ब्लड वेसल है, अयोर्टा। अयोर्टा इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक आर्टरी, जो क्या कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ लेकर जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, टू द लेवल ऑफ टिश्यू। टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लिया जा रहा है क्योंकि उपयोग करना है, CO2 लगातार बनता जा रहा है तो उसको बाहर निकाल रहे हैं। अगेन इस CO2 को लेकर जाने वाली ब्लड वेसल ऑर्गन से दूर हार्ट के पास तक कौन लेकर जाएगा, वेन्स लेकर जाएंगे। तो वेन कौन सी होगी यहाँ, सिस्टेमिक वेन होगी। सिस्टेमिक वेन कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, अगेन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर जाएगी एल्वेलाई के सरफेस तक, जहां पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होगा। ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वेलस एंड बॉडी टिश्यूज विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। कहाँ कहाँ पर, एल्वेलाई पर और बॉडी टिश्यूज में। किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड, और यहाँ पर ब्लड क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर कहाँ पर छूटा था हमारा ये सेंटेंस, हमारा सेंटेंस छूटा था, हाँ, एंड इन द टेबल गिवन बिलो, जहां पर पार्शियल प्रेशर हमको बताना है। Similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to the blood and blood to the alveoli. CO2 के लिए gradient कहाँ है, टिश्यू से ब्लड की तरफ में और ब्लड से एल्वेलाई की तरफ में। ऑक्सीजन के लिए कहाँ था, एल्वेलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यूज। क्लियर है। तो ऑक्सीजन और CO2 का जो पाथवे है वो दोनों का पाथवे अलग अलग है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि CO2 के लिए ग्रेडियंट है विच इज ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दी ऑक्सीजन। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करेंगे, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane. diffusion membrane से कितना amount of CO2 diffuse हो सकता है, per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of the oxygen. तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी CO2, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर है
तो इसीलिए ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा तेजी से डिफ्यूज हो सकती है रेदर देन दैट ऑफ दी ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर की बनी हुई होती है। थिन सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, मार्क करेंगे इसको, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट सब्सटेंस composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer of the endothelial cells of capillaries। तो basement layer जो है वो basement substance की बनी हुई है जो दोनों layers को support करने का काम कर रही है। Clear? In between them, however its total thickness is much less than the millimeter। जो हमारा respiratory surface है, ये जो है हमारा respiratory surface, इसकी thickness हम क्या कहते हैं is less than the 1 millimeter, 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी thickness होती है। ठीक, therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to the tissues। तो सारे जो factors है हमारी बॉडी में वो फेवर करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वेलाई से टिश्यूज की तरफ में हो और CO2 का डिफ्यूजन टिश्यूज से एल्वेलाई की तरफ में हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ पर होगा? एल्वेलाई से टिश्यूज की तरफ में, और CO2 का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? टिश्यूज से एल्वेलाई की तरफ में। आया बच्चों इतना समझ में? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है इसमें चलिए नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या स्टार्ट करने वाले हम यहाँ पर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में कौन सी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन अपन करवा रहे हैं? यहाँ पर दो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर परसेंटेज याद कर लो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में। ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमको देखना है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस मीडियम के थ्रू होता है? दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू हीमोग्लोबिन। किसके थ्रू होने वाला है? हीमोग्लोबिन के थ्रू। दूसरा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू प्लाज्मा। ठीक, हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज 97%। कैसा होता है? 97% होता है। और इन बाउंडेड फॉर्म, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बंधता है तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है। और प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व्ड फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑक्सीजन गेट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक, उसी तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं हम। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन तीन तरीकों से होता है। एक तो हम देख लें बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा बाय या इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और तीसरा हम बताते हैं थ्रू प्लाज्मा। तो ये तीन मीडियम्स हो गए जिनके थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा, थ्रू हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट एंड प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना परसेंट होगा? 20 to 25% थ्रू हीमोग्लोबिन। ऑन एन एवरेज की अगर अपन बात करें 23%। क्लियर? बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू कितना होगा? 70%। 70% होता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम Na, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। किस फॉर्म में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3।
क्लियर। प्लाज्मा के फॉर्म में डिसॉल्व्ड फॉर्म कितना होगा 3%, दैट टू डिसॉल्व्ड फॉर्म। क्लियर है। तो ये हमने बता दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का और CO2 का। तो 2 तरीकों से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा और 3 तरीकों से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर है इतना बच्चों? चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले क्या देखने वाले हम? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे अपन? ऑक्सीजन का। क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी किसके द्वारा होने वाला है यहाँ पर? बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमो एंड ग्लोबिन, ठीक। एक पार्ट है इसमें क्या? हीम। कौन सा पार्ट है इसमें? हीम। हीम इज अ ग्रुप जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज आयरन। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सेंट्रल मेटल आयन, आयरन। ये आयरन यहाँ पर फेरस स्टेट में पाया जाता है। कौन सी स्टेट में? फेरस, ठीक। दूसरा पार्ट कौन सा होता है इसमें? ग्लोबिन पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन किसका बना हुआ होगा? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर है। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में हमने देख लिया। और क्या करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड। क्या कलर है हीमोग्लोबिन का? रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या है हीमोग्लोबिन? रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन आरबीसी। इन मिलियंस, आरबीसी में लाखों की संख्या में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये हमने हीमोग्लोबिन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देख ली। एक चीज और बता देती हूँ बच्चों मैं आपको, है ना। क्या बता रही है मैडम आपको? एवरी 100 ml of blood contains, every 100 ml of blood contains 12 to 16 grams of hemoglobin। ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 टू 16 ग्राम्स। जो आप कहते हो ना मेरा हीमोग्लोबिन 10 है, 11 है, 15 है, तो ये आपने पूरे ब्लड में नहीं बताया है। ये किस में बताया आपने? 100 ml ऑफ ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? 12 टू 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? आयरन है। तो अगर आप आयरन अच्छे से लोगे, आयरन का इंटेक अच्छा होगा, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा। और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस अगर अच्छी तरीके से होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। क्लियर है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा होगा, सेल्स तक बराबर ऑक्सीजन पहुंचेगा, एनर्जी का सिंथेसिस अच्छा होगा, तो आपको कमजोरी नहीं आएगी। आया इतना समझ में? ठीक है। चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखते हैं इसका, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। देखो, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड कर रहा है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में ये बाइंड करता है। क्या बनाता है ये आगे चलकर? इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना रहा है बच्चों ये आगे चलकर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने यहाँ पर इस तरीके का एरो लगा दिया है। तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 molecules of oxygen and forms oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin is unstable product. कैसा प्रोडक्ट है ये? अनस्टेबल है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? रिवर्सिबल है।
क्यों बोला मैंने रिवर्सिबल है, साइन लगाया मैंने यहाँ रिवर्सिबल का। क्यों लगाया है साइन? क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन साइट के हिसाब से चेंज हो सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वेलाई पर बनेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यू के लेवल पर आकर डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है, हाँ। तो हमने इसीलिए बोल दिया दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। फिर मैंने बोला दिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। व्हाई अनस्टेबल? क्योंकि टूट सकता है ना साइट के हिसाब से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन परमानेंट नहीं बन रहा है अपनी बॉडी में, ये साइट के अकॉर्डिंग बन जाएगा, साइट के अकॉर्डिंग टूट जाएगा। एल्वेलाई के साइट पर आएगा, बन जाएगा, टिश्यू की साइट पर जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है? ठीक। डिपेंडिंग अपॉन दी पार्शियल प्रेशर। तो हमने क्या पढ़ा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद दी हीमोग्लोबिन कहाँ चला गया, हीमोग्लोबिन, ठीक है। 1 molecule of hemoglobin combines with the 4 molecule of oxygen and forms oxy hemoglobin। ये मैंने आपको बता दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या हो रहा है कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है। क्लियर है बच्चों इतना? यस, लेट्स स्टार्ट। 1 molecule of hemoglobin combines with 4 molecule of oxygen, रिवर्सिबल रिएक्शन है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन सम फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है? द फर्स्ट फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर। किस पर डिपेंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन? पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। कौन सी गैसेस का पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो याद कर लो यहीं पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर, ये दोनों ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला फैक्टर कौन सा आता है इसमें? द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। ठीक, अगला फैक्टर इसमें आता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज pH। क्लियर है बच्चों? ये सारे फैक्टर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, क्या है? इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen, यदि हम हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? देखिए, ये हमने ले ली y एक्सिस, ये हमने ले ली x एक्सिस। क्लियर है? x एक्सिस पर अपन क्या ले रहे हैं? x एक्सिस पर हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आगे चलते चलते बढ़ता रहेगा। y एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? y एक्सिस पर हम ले रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या लिया हमने यहाँ पर? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन के परसेंटेज सैचुरेशन में चेंज आता जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम हमेशा वो एंटिटी लेते हैं जिसके कांस्टेंट रहने की संभावना है और वाई एक्सिस पर हम वो एंटिटी लेते हैं जिसमें बदलाव आने की संभावना है। क्लियर है इतना? ठीक, तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? PO2। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है यहाँ पर? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर PO2 जो है उसकी वैल्यू लिखें 0, 20 mmHg, 40 mmHg, 60, 80 एंड 100, ये हमने ले ली। अब हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन लेवल की 20, 40, 60, 80 एंड 100 ये ले लिया हमने। क्लियर है? ठीक,
तो ये हमने दोनों की वैल्यूज डिसाइड कर ली। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, तो अब अगर अपन ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पहले से बना लूं ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, नाउ when we plot a graph between the partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin, तब हमें ये इस टाइप का दिखाई देने वाला ग्राफ बनेगा। such type of curve is called as sigmoid curve। इस प्रकार के कर्व को क्या बोला जाता है? सिग्मोइड कर्व बोला जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको और क्या चीज नोट करनी है, जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बढ़ाकर मैंने कितना किया 20, यहाँ पर कितना परसेंटेज सैचुरेशन हो गया पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पर? हमने कहा समवेयर अराउंड 25% ऑफ हीमोग्लोबिन हैज बीन सैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ मैंने पार्शियल प्रेशर कितना कर दिया है 25 mmHg का। ठीक है, कितना किया मैंने 25 mmHg का। ऑन एन अप्रोक्सीमेट अपन बोल सकते हैं 25 to 27 mmHg का अगर अपन पार्शियल प्रेशर रखते हैं, तब यहाँ पर 50% ऑफ हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो सकता है। कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा बोलो? 50%। ठीक है, इस वैल्यू को कहा जाता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज दी P50। क्या कहा जाता है इसको? दिस इज कॉल्ड एज दी P50। P50 मतलब होता है दी पार्शियल प्रेशर at which 50% of hemoglobin is saturated। वो पार्शियल प्रेशर जिस पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है, उस पार्शियल प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? P50। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान देंगे हम, किस चीज पर ध्यान देंगे? देखिए, और हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, पार्शियल प्रेशर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है। पार्शियल प्रेशर हमने कर दिया कितना? लगभग 98। तो यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन कितना हो गया? 100% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर हम क्या डिराइव कर सकते हैं? ऑन इंक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर of oxygen, the percentage saturation of hemoglobin goes on increasing। जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो बढ़ता जाता है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आया इतना समझ में हमें? ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं और इन फैक्टर्स की हेल्प से हम किस तरीके से इस ग्राफ को डिड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है, क्यों बनाया है, क्या करेंगे हम इस ग्राफ का? ठीक है, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन, पीएच एंड टेम्परेचर ओवर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो इस ग्राफ का क्या पर्पस है? इस ग्राफ का पर्पस है, दिस ग्राफ is used to study the effects of partial pressure of O2, temperature, hydrogen ion concentration during the formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के समय पर इन सभी फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है, इन सभी फैक्टर्स के इफेक्ट के बारे में हम जान सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो टाइप की शिफ्ट्स शो होती है। ठीक है, क्या शो होती है? हमें दो टाइप की शिफ्टिंग शो होती है।
The first one is called as left shift of sigmoid curve. कौन सी shift? Left shift of sigmoid curve. And the next one is right shift of sigmoid curve. मतलब इन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो कर्व आया है वो लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट होगा या राइट की तरफ में शिफ्ट होगा. देखिए बच्चों, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो जाए. ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा लेफ्ट शिफ्ट. ठीक. राइट शिफ्ट का मतलब है कि इस तरीके से नीचे आ जाए. दिस इज कॉल्ड एज दी राइट शिफ्ट. अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर. लेफ्ट शिफ्ट क्या कहना चाह रहा है और राइट शिफ्ट क्या कहना चाह रहा है. जब भी अगर हमारा ग्राफ लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट होता है मतलब दिस इज फेवरेबल फॉर अवर बॉडी. क्या है ये अपनी बॉडी के लिए? फेवरेबल है. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट में कम पार्शियल प्रेशर पर ज्यादा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रहा है. तो कम पार्शियल प्रेशर पर ज्यादा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन अच्छा है ना हमारे लिए. और राइट शिफ्ट में अधिक पार्शियल प्रेशर पर कम से कम हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रहा है. तो कैसे याद रखोगे आप? लेफ्ट वाला हमारे लिए फेवरेबल है, राइट वाला हमारे लिए अनफेवरेबल है. क्लियर है? तो लेफ्ट वाला क्या है अपने लिए? फेवरेबल. राइट वाला क्या है हमारे लिए? अनफेवरेबल है, क्योंकि लेफ्ट में कम पार्शियल प्रेशर पर ज्यादा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रहा है और राइट में ज्यादा पार्शियल प्रेशर पर कम हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है. ठीक है, चलिए. तो हमने ये सीख लिया कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है और राइट शिफ्ट क्या होता है. तो हमने कहा लेफ्ट शिफ्ट में all the factors which favors the formation of oxyhemoglobin will shift the curve towards left. वो सारे फैक्टर्स जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर कर रहे हैं वो हमारे कर्व को लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट कर देंगे. एंड ऑल दोज फैक्टर्स which do not favors the formation of oxyhemoglobin will shift the curve towards right. जो फेवर करते हैं वो लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट कर देंगे और जो फेवर नहीं करते हैं वो सारे फैक्टर्स हमारे ग्राफ को राइट की तरफ में शिफ्ट कर देंगे. कौन से फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं? जो फैक्टर्स फेवर करेंगे वो है हाई PO2, PCO2 लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम है तो पीएच कैसा होगा? ज्यादा. मतलब पीएच कैसा होगा यहाँ पर? एल्कलाइन पीएच होगा. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स प्रमोट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट होता है. एंड द फैक्टर्स विच डू नॉट फेवर, ऑपोजिट कर दो इन सबका. PO2 लो होना चाहिए, PCO2 हाई होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से पीएच कम होगा. मतलब कम पीएच को क्या बोलोगे आप? एसिडिक पीएच होगा. क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स हेल्प करेंगे इन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ठीक है, अब देखो एक और फैक्टर होता है जियोग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करता है. जैसे अगर मैं बात करूं हमारे एरिया की, इंदौर. ठीक है, तो इंदौर जो है वो एक मालवा प्लेट्यू है. ठीक है, क्या है वो? प्लेट्यू रीजन है, प्लेन रीजन है. यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल है. अब अगर हम इंदौर से लद्दाख जा रहे हैं, ठीक है, रोहतांग पास चले जाएंगे, तो लद्दाख इज सिचुएटेड या रोहतांग पास इज सिचुएटेड एट एन हायर एल्टीट्यूड. तो जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हर एक गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर वो भी तो कम लगेगा ना, मतलब पार्शियल प्रेशर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से जो प्लेन एरियाज होते हैं, तो प्लेन एरियाज जो है दैट सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं, हायर एल्टीट्यूड रीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? ये जो सारे फेवरेबल फैक्टर्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? ठीक, दिस ऑकर्स एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एल्वियोलाई पर। और ये सारे फैक्टर्स, all these factors are present at the level of tissue। ये सारे फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू के लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एल्वियोलाई पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन सपोर्ट किया जाएगा और टिश्यू के लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। आया हमें समझ में? ठीक है, तो इन सारे फैक्टर से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन, पीएच, इन सब का इस कर्व पर क्या इफेक्ट होता है। तो इन सब का इस कर्व पर या तो लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट होने वाला इफेक्ट दिखाई देगा या राइट की तरफ में शिफ्ट होने वाला। अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल है तो कर्व हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो कर्व हमारा राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? एक चीज और ऐड कर देती हूं मैं अगली वाली स्लाइड में। देखिए यस, यहां पर हम ले लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट और ये हो जाएगा हमारा राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट जो है दिस एक्सप्लेन्स द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये? एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड राइट शिफ्ट एक्सप्लेन्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? ठीक, तो ये दो चीजें दीज आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आया इतना समझ में हमें बच्चों? ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन हम देख लें। एवरी 100 ml of blood delivers 5 ml of oxygen to tissues during normal physiological condition। अब ये कहाँ से आया है? देखिए, जिस समय पर अगर हमारी बॉडी में नॉर्मली ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर किया जा रहा है, तो नॉर्मली अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर किया जा रहा है मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ब्लड इज कैरिंग दी ऑक्सीजन। ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो हमने बोला कि ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल कैरी कर रही है अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कहाँ लेकर जाया जा रहा है इस ऑक्सीजन को? इस ऑक्सीजन को हम टिश्यूज के लेवल तक डिलीवर करने के लिए लेकर जा रहे हैं। अब कितना डिलीवर करेगा? क्या सारा का सारा डिलीवर कर देगा क्या? नहीं, 100 ml ब्लड जो है वो सिर्फ यहाँ पर 5 ml ऑफ CO2 को डिलीवर करता है। कितना डिलीवर करेगा? 5 ml ऑफ CO2। वो भी कब? ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब हम कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उस समय पर टिश्यूज को सिर्फ 5 ml ब्लड जो है वो डिलीवर किया जाएगा। ठीक, अब अगर मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, इस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मैं अगर चेंज करके ये कह दूं ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, तो अब बच्चों ये मुझे बताओ
कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। आप दौड़ रहे हो, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? यस, बोलो बढ़ाना पड़ेगा। ब्रीदिंग रेट बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? यस, बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ा रहे हो आप ऑक्सीजन का इंटेक? क्योंकि सेल उस ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी बनाएगा। एनर्जी चाहिए ना हमको अल्टीमेटली, मतलब सेल तक आपको ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज या जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं तब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? एवरी 100 ml of blood delivers 15 ml of oxygen to tissues। कितना सप्लाई करेगा ये? 15 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को सप्लाई करेगा। वो भी कब? ड्यूरिंग दी फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने के समय पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो डिलीवर करेगा 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज। क्लियर हुआ बच्चों ये? ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड। तो आज वाला हम सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। टिल देन गुड लक।